जी हां, हमास की कैद से बंधकों की रिहाई हो रही है और उधर इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को अपनी जेलों से रिहा कर रहा है। युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन यह क्यों कहा जा रहा है कि यह तूफान से पहले की शांति है? आज इसी बड़े सवाल के साथ हम कर रहे हैं शो की शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। इजराइल और हमास के बीच फिलहाल सीज फायर कायम है, लेकिन कब तक है कह नहीं सकते। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी आज हम आपके सामने रखेंगे। जी हां, कड़वा सच यही है कि मिडिल ईस्ट में कुछ भी पटरी पर इस वक्त नहीं दिख रहा है। थोड़े वक्त की मौजूदा शांति तो दिखाई दे रही है, लेकिन बड़े तूफान की बुनियाद भी साबित ये हो सकती है। जी हां, अमेरिका को ईरान की चेतावनी दरअसल बेहद गंभीर है और बहुत चौंकाने वाली भी है। हम समझेंगे कि आखिर ईरान के तेवर इतने ज्यादा तल्ख क्यों हैं। ये देश अचानक सामरिक आत्मविश्वास से भरा हुआ क्यों नजर आ रहा है। जी हां, और गाजा में जो शांति इस वक्त दिख रही है वो बीती रात छिन्न भिन्न होने ही वाली थी। इजराइल क्यों बम बारूद लेकर दोबारा तैयार था, आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल अब क्या रुख अख्तियार करेगा। जी हां, इजरायली शिप लगातार टारगेट पर क्यों हैं, हम इस पर भी करेंगे बात। यह बहुत बड़ा मसला है। समझेंगे कि अगर इजरायली शिप पर हमले में ईरानी हाथ साबित हो गया तो इसका अंजाम क्या होगा। जी हां, और आपको यह भी बताएंगे कि गाजा की चंद दिनों की शांति क्या वेस्ट बैंक के लिए आफत लेकर आने वाली आज की चौथी बड़ी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। इस सवाल का जवाब भी तलाशेंगे कि क्या वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ का ऑपरेशन अस्पताल क्या शुरू हो गया है। जी हां, हम आज आपको इजरायली नए हथियार लेजर बीम के बारे में भी बताने जा रहे हैं। समझेंगे कि इसका इस्तेमाल इजराइल आखिर कहां करने वाला है, युद्ध भूमि में होने क्या वाला है। जी हां, तो आइए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इजरायली शिप पर ड्रोन से हमला हुआ। इजरायली अरबपति का कार्गो शिप था ये, हिंद महासागर में यह हमला किया गया। देखिए तस्वीरें, देखिए हिला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हमले में शिप को काफी नुकसान भी हुआ है। ये इजरायली शिप था और धुएं का एक गुबार आप देख सकते हैं समंदर से उठता हुआ। ये पूरा शिप धू-धू कर जल रहा है। कार्गो शिप था, एक अरबपति का निजी शिप था, लेकिन ये नुकसान हुआ है। और एक तरह से ये इजरायली जहाज पर जो प्रहार किया गया है वो कई बड़े सवाल खड़े करता है। जी हाँ, तो देखिए इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही थी कि बहुत जल्द वो वक्त नजदीक है जब समंदर भी सुलगता हुआ नजर आएगा, और आज ये तस्वीर हमारे सामने आ गई। इजरायली शिप पर हमले से जुड़ी कुछ और डिटेल्स हमें मिली हैं, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इजरायली शिप पर ईरानी हमला, इजरायली अरबपति के शिप को बनाया गया है निशाना, किया गया है टारगेट। हमला हुआ है शाहेद 136 ड्रोन के जरिए। इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया जिसमें पूरा शिप बर्बाद हो गया। हमले के वक्त शिप इंटरनेशनल वाटर में मौजूद था। शिप पर हमला हिंद महासागर में किया गया। हिंद महासागर में इस इजरायली शिप को बनाया गया निशाना। बिल्कुल समीर, और ड्रोन से गिराए बम से शिप को नुकसान पहुंचा है। क्रू मेंबर्स जो थे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये खबर हमें मिल रही है। यूएस को हमले में ईरान के हाथ का शक नजर आ रहा है, और जो सोर्स आई है वो एपी की रिपोर्ट के आधार पर सामने आई है। अब हम आपको बताते हैं, आइए देखते हैं कि पहले इजरायली शिप को अगवा किए जाने और अब एक दूसरे शिप पर हमले से आगे क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। आइए बिग वॉल के जरिए कुछ ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पहले इजरायली शिप अगवा किया गया, अपहरण किया गया, अब इजरायली शिप पर अटैक किया गया। तो क्या जंग में ईरान है? तीन बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह कि ईरान को इजराइल का जवाब अब क्या होगा। जी हाँ, क्या इजराइल ईरान के बीच जंग करीब है? क्योंकि हूती ने इसे अगवा किया। जो पहले जहाज अगवा हुआ था मालवाहक, उसे हूती विद्रोहियों ने अगवा किया, जो कि अभी भी उनके कब्जे में है। और ईरान पर हमले का आरोप उस वक्त भी लगा था। क्या इजराइल ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि दोनों में जंग अब मुमकिन है? ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि हूती को ईरान का पूरा समर्थन नजर आ रहा है। ईरान की जंग में सीधी एंट्री की आशंकाएं बढ़ गई हैं। सवाल क्या ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में अभी विध्वंसक जंग बाकी है? तो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खिलाड़ी तो ईरान है, और अगर ईरान इस तरह से बैकडोर से हमले करवा रहा है तो सवाल सुलगते हुए हैं कि अब क्या चाहता है। क्या ईरान की सीधी एंट्री होगी? हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। मेजर जनरल रिटायर संजय सोई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कमांडर रिटायर अतुल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सोई सर, मैं आपके पास सबसे पहले आ रही हूँ, शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ईरान खुलकर इस जंग को अंजाम देने की अब कोशिश करेगा,
ये जो प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, इल्जाम तो लग रहे हैं, सवाल भी कई उठ रहे हैं, लेकिन खुलकर अभी जंग में एंट्री नहीं हुई है। क्या ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल निधि जी, ऐसा है कि अगर आपका उद्देश्य प्रॉक्सी वार से पूरा हो जाता है तो वो क्यों इन्वॉल्व होगा डायरेक्टली। अभी तक जिस प्रकार से वो हमास, हिजबुल्लाह, हूथी और जो बाकी मिलिशिया ग्रुप्स हैं सीरिया में, इराक में, उनके द्वारा इजरायली और अमेरिकी बेसिस पर हमला करता जा रहा है, तो नेचुरली सही बात है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा ताकि उसकी अपनी सेफ्टी बनी रहे। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली नाम, हालांकि पूरी दुनिया जानती है ईरान इन्वॉल्व है, लेकिन एक अपना डायरेक्टली नाम नहीं आ रहा है। जबकि देखा जाए तो ईरान भी पूरी तरह तैयारियां करके बैठा हुआ है। कई बार उसकी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं, नए नए प्रशिक्षण हो रहे हैं, नए नए ड्रोन और मिसाइल्स का प्रशिक्षण किए जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो जिस प्रकार से अटैक हुए जो शिप के ऊपर, देखिए यहाँ पर एक नया लेवल आ जाता है, नया एंगल आ जा रहा है। कार्गो शिप, ये एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना है। कार्गो शिप जो एक सिविल शिप है उसके ऊपर इस प्रकार से हमला करना और उससे पहले एक सिविल शिप को अगवा करना, ये दिखा रहा है कि अब वहाँ पर जिसके इम्प्लीकेशन क्या क्या होंगे, असर होंगे कि वहाँ पर एक सुरक्षित नहीं रह जाएगा कमर्शियल ट्रेड। दूसरी बात, कई नेवीज को डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी अपने शिप्स की सुरक्षा के लिए। तीसरी बात, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। चौथी बात, एक तरह से व्यापार पर, दुनिया भर का सबसे ज़्यादा व्यापार यहाँ से होता है, शिप्स निकलते हैं, उसके ऊपर एक बहुत असर पड़ेगा, जिसका असर महंगाई के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये देखा जाए एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना और जिसका बहुत बड़ा सही बात है। और आने वाले वक्त के लिए एक अंदेशा भी छिपा हुआ है इस खबर में कि अंजाम क्या हो सकता है और समंदर में कैसे लग सकती है आग। इस जंग के मद्देनजर ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बीच इजराइल की स्ट्रैटेजी को लेकर, युद्ध नीति को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल करेगा नए हथियार का इस्तेमाल। जी हां, आयरन डोम के बाद आयरन बीम का इस्तेमाल मुमकिन है। नए लेजर वेपन से हमास से निपटने की जा रही है तैयारी। हमास के रॉकेट हमलों का करारा जवाब देने की कर रहा है तैयारी इजराइल। इजराइल के आयरन बीम के बारे में अब आपको और जानकारी देते हैं। आयरन बीम क्या है? आयरन डोम तो आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन आयरन बीम के बारे में भी और जान लीजिए। अब इजराइल का ये लेजर विध्वंस है, नया हथियार है आयरन बीम, जो कैटेगरी में आता है वो एयर डिफेंस लेजर वेपन सिस्टम के तहत आता है। और कारगर क्या है कि दुश्मन के रॉकेट को ये तेजी से इंटरसेप्ट कर लेता है। बिल्कुल, और इस तरह के बड़े हथियार की इस वक्त इजराइल को सख्त जरूरत है। मिसाइल के खतरों को ये नाकाम करेगा। रणनीति देखिए है क्या, ये समझिए। हमास के खिलाफ सीमित पैमाने पर कर चुका है इस्तेमाल, अब बड़े पैमाने पर आयरन बीम के इस्तेमाल की जा रही है तैयारी। इजराइल खुद का बचाव कैसे करे, कमांडर अतुल भारद्वाज, ये भी बखूबी सोचा जा रहा है और इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। यानी अभी तो युद्ध विराम है, लेकिन इसके बाद तो दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि और भीषण युद्ध होगा। तो उसके लिए खुद को इजराइल किस तरह से तैयार करता हुआ आपको नजर आता है? अब ये आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम का जिक्र हुआ है कि अभी तक जो देखा गया है वो इजराइल को जो मेन थ्रेट आया है वो बेसिकली रॉकेट से आ रहा है और मिसाइल से आ रहा है। हाँ। तो ऑब्वियसली ये है कि इजराइल जो है वो अपने आप को जब सिक्योरिटी अपनी सिक्योर करना चाहेगा तो वो एक ऐसे सिस्टम्स चाहेगा जिससे कि वो इनकमिंग मिसाइल्स को गिरा सके और उनको पहले ही पकड़ सके, डिटेक्ट कर सके और डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये इजराइल का मकसद है। बिकॉज अगर आप देखें तो हिजबुल्ला भी है, वो भी उसके पास करीबन कहा जाता है कि 1.5 लाख रॉकेट्स हैं। हमास के पास भी रॉकेट्स हैं, उसके हालांकि ख़त्म हो गए अब, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो उनकी लॉन्च करने की वो भी बहुत कम हो गई है पिछले 1 महीने में। तो पर इसको देखते और हूतीज भी कर रहे हैं। तो आप देखिए 3 तरफ से जो अटैक्स आ रहे हैं वो सिर्फ इसी रॉकेट से आ रहे हैं या मिसाइल से आ रहे हैं। तो इसको चलते हुए उनको एक ज़्यादा मॉडर्नाइज सिस्टम चाहिए, तो उसी के तहत ये, और इसी के लिए ये आयरन बीम बताया जा रहा है कि आयरन डोम से और ज़्यादा कारगर है, क्योंकि ये लेज़र हथियारों का एक तरह से जखीरा है और वो एक ही साथ वार करने में सक्षम है, जैसा कि उसकी कैपेबिलिटीज हमने बताई। और एक और बड़ी खबर इस बीच, अमेरिका को ईरान की बड़ी चेतावनी। अमेरिकी और यूरोपियन छोड़ दें ये इलाका। ईरान के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, ईरान बार बार इस तरह उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, बार बार उनके मंत्री आकर इस तरह धमकाते हैं। सारी मुश्किलें इन्हीं देशों की वजह से है, ये ईरान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने इजराइल को क्रिमिनल तक कहा है।
तो देखिए, ईरान लगातार बहुत आक्रामक नजर आ रहा है इस युद्ध में डे 1 से। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगियों के लिए जो कुछ भी कहा है वो बहुत सनसनीखेज है। आइए पूरा बयान आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। ईरान क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से अमेरिका को सावधान करता है, चेता रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी से हमें दिक्कत है, यह क्लियर कर दिया गया है ईरान की तरफ से। अमेरिका, यूरोपीय देश ही तनाव के जिम्मेदार हैं। इस पूरे रीजन में जो टेंशन बढ़ा है उसके लिए सीधे सीधे ईरान अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। जी हाँ, साथ ही ये भी कहा गया है कि देश मिडिल ईस्ट को छोड़कर चले जाएं, पश्चिमी देश इलाके में तनाव पैदा ना करें, ये ईरान कह रहा है। इजरायली फितरत पूरी दुनिया जानती है, इजरायली सत्ता क्रिमिनल की सत्ता है। जी हाँ, तो ईरान का बहुत आक्रामक रुख, इजराइल की मदद करना अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है, ये चेताता नजर आ रहा है ईरान। अमेरिका बच्चों की जान लेने वालों के साथ है और ईरान किसके साथ है? हमास के साथ है, ये तो दुनिया जानती है। अमेरिका को अपना गुनाह याद रखना होगा, ये कहा गया है। सीधे सीधे अब टक्कर अमेरिका से लेता हुआ ईरान नजर आता है। अमेरिका अपने किए की कीमत जरूर चुकाएगा, ये साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है। संजय सॉय साहब, ईरान और अमेरिका अदावत सालों पुरानी है, बरसों पुरानी है, लेकिन मिडिल ईस्ट को सुलगाकर ईरान को आखिर हासिल क्या हुआ? क्योंकि वो हमास जिसने इजराइल पर हमले किए और इससे युद्ध की शुरुआत हुई, उसके पीछे ईरान का दिमाग बताया जा रहा है। तो ईरान को अब तक हासिल क्या हुआ? क्या वो चाहता था जो उसे मिला है? देखिए, ईरान को मैं देखूंगा तो काफ़ी कुछ इसमें हासिल हुआ है, क्योंकि आप देखिए अभी भी जब सीज फायर हो तो ईरान कह रहे हैं हमारी जीत है, हमास की जीत है, पैलेस्टीनियंस की जीत है। इजराइल को घुटनों पे ले आया, उसको क्या मिला? कोई अपने एम अचीव नहीं कर पाया। देखिए 3-4 मेन मुद्दे निकल के आए। एक है वो पैलेस्टीन का मुद्दा, वो अब विश्व पटल पर आ गया है, जो पीछे बिल्कुल डिरेल हो चुका था। दूसरी बात, जो मिडिल ईस्ट में ईरान की प्रभुत्ता या उसकी लीडरशिप का आज निकल के आ रही है, क्योंकि पीछे सऊदी और इजराइल की डील हो रही थी, यूएई और इजराइल की डील हो चुकी है, बातचीत होगी I2U2 के अंडर में, और इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर बन रहा था। यहाँ पर फिर ईरान कहीं ना कहीं एक साइड लाइन होता जा रहा था, तो उसने कहा कहीं ना कहीं कुछ करूँ। तीसरी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के साथ इनकी पुरानी कदावत, एक के बाद एक, चाहे इनके कर्ड्स के चीफ सुलेमानी को मारा गया एयरपोर्ट में या दमस्कस में, या फिर इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बार बार डिरेल किया गया, इनको ताकतवर होने से रोका गया, सैंक्शन लगाई गई। तो ये भी आज मौका देख रहा था कि ये तरीका है कि यहाँ पर इस प्रकार से इनको प्रॉक्सीज के थ्रू मैं अटैक करूँ, जिसकी प्लानिंग इसने आज नहीं की, कम से कम 2, 2.5, 3 साल से प्लानिंग चल रही है। ट्रेनिंग हुई, हथियार दिए, पूरा तैयारी की, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, टनल बनाई, बेसमेंट किया, हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया, ये सब करते हुए उन्होंने आप बता रहे हैं जिस तरह की प्लानिंग थी, अब मौका है ईरान के पास, इसलिए वो मौका नहीं छोड़ रहा है और बार बार इसी युद्ध के बहाने इस तरह भड़काऊ और उकसावे वाले बयान दिए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। और इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल हमास डील को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बंधकों की रिहाई में देरी पर आईडीएफ ने धमकी दे दी है। बंधकों के दूसरे ग्रुप की रिहाई में देरी हो रही है, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया है। आईडीएफ ने बड़े हमले की धमकी भी दी है। आईडीएफ ने आधी रात तक का अल्टीमेटम दिया था। देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे ग्रुप की रिहाई में देरी हो रही है और इससे इजराइल भड़का हुआ है। और आइए देखते हैं कि कैसे बंधकों की डील बीती रात टूटने ही वाली थी। ये होने वाला था, टूटने ही वाला था सीज फायर। तीसरा दिन है आज बंधकों की डील का। बंधक और जो कैदी हैं वो एक्सचेंज होंगे, लेकिन बंधकों के दूसरे ग्रुप की रिहाई पर अटक गई थी बात। इजराइल आनन फानन में समझौता रद्द करने ही वाला था। वहीं मध्यस्थतों ने जो दखल देकर इजराइल को हमले से रोका भी। जी हाँ, इजराइल ने आधी रात तक का वक्त हमास को दिया था, एक तरह का अल्टीमेटम था ये। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग की। मिस्र से लेकर कतर तक भीषण सरगर्मियां नजर आई। इस दौरान जो बाइडेन भी पल पल की जानकारी लेते रहे। बाइडेन ने खुद कतर के शीर्ष नेतृत्व से भी इसे लेकर बात की। तो ये सब कुछ पर्दे के पीछे हुआ है, तब जाकर इतने बंधक और इतने कैदी रिहा हुए हैं। उसके बावजूद भी तनाव दूसरे ग्रुप की रिहाई को लेकर बढ़ता नजर आ रहा है। निधि,
बिल्कुल, और जो कुछ बीती रात हुआ अब आपको वो बताते हैं। जिस तरह से हमास और इजराइल की डील टूटते टूटते बची है, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। अब इस पर गौर करते हैं कि सवाल क्या उठ रहे हैं, क्योंकि वैसे ही नाजुक मोड़ पर है ये रिश्ता। अब क्या इजराइल हमास का समझौता कभी भी टूट सकता है, क्योंकि ऐसी आशंका है, और कल रात की घटना तो हमने आपको बताई है। जी हाँ, क्योंकि दूसरे ग्रुप की रिहाई में देरी हो रही है और इससे इजराइल भड़का हुआ है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या इजराइल के दुश्मनों की शह पर डील तोड़ सकता है हमास? क्योंकि देखिए, एक तरह का दबाव तो हमास पर भी डाला जा रहा है कि कहीं ये युद्ध बीच में ही खत्म ना हो जाए। कुछ बड़ी ताकतें इसके पीछे हैं। जी हाँ, क्या अपने बंधकों के छूटते ही इजराइल और बड़े हमले करेगा? जब जैसे ही अगर होस्टेज छूट जाएंगे, क्या बड़े हमले किए जाएंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हुई डील हमास को रास नहीं आ रही है? सीजफायर समझौता अधर में क्या लटक सकता है? क्या हमास कुछ बंधकों को ब्लैकमेलिंग का आखिरी हथियार बनाए रखेगा ताकि हमास आगे भी डील करता रहे और ये युद्ध चलता रहे? अतुल जी, आपके पास आ रहे हैं हम। आपको लगता है कि क्या मंशा हमास की यही है कि बीच में अटकाए रखे देना चाहता है ताकि उसके पास और ज्यादा स्पेस बचे हमला करने की, समझौता करने की, नेगोशिएशन करने की इजराइल के साथ? देखिए, जहाँ तक हमास का सवाल है और गाज़ा पट्टी का सवाल है, इस वक्त जो अगर आप देखें तो जो डील से जो फ़ायदा यही हो रहा है उनको कि ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर आ पा रही है और थोड़ी सी राहत मिल रही है बम्बार्डमेंट से। अब हमास भी कह रहा है अपनी तरफ से, हमास का कहना ये है कि वो डील डिले इसलिए भी हुई है क्योंकि इजराइलीज़ का ऑपरेशंस अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं अंदर, और वो अब ये हमें कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम देख नहीं पा रहे वहाँ पर क्या है, पर वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं। और आपने खुद ही बताया, यहाँ पर हमको न्यूज़ में बताया गया है कि गाज़ा स्ट्रिप में भी ऑपरेशंस इजराइल ने, आईडीएफ ने और अपने बढ़ा दिए हैं। तो उसको देखते हुए ये डील बड़ी बहुत फ्रेजाइल सी डील है, कभी भी टूट सकती है जैसे आपने कहा। और इजराइल ने इन एनी केस, आईडीएफ ने ये तो कहा नहीं है कि हम इसके ऊपर सीज फायर कर रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ एक पॉज बटन दबाया है अभी। और जैसे ही डील में कुछ इधर उधर से डील हुई जी, तो फिर आप देख लेंगे कि फिर दोबारा से बम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, इसके आसार साफ तौर पर नजर आते हैं। और इस बीच देखिए, बड़ी खबर, आज रिहा होगा बंधकों का तीसरा ग्रुप। इजराइल को बंधकों की तीसरी लिस्ट मिल गई है। लिस्ट में शामिल नामों का खुलासा अभी इजराइल की तरफ से नहीं किया गया है और ना ही हमास की तरफ से इसकी कोई डिटेल साझा की गई है, लेकिन लिस्ट मिल गई है। वो बंधक जो तीसरे ग्रुप में छूटने वाले हैं, उनके नाम, उनकी जानकारियां इजराइल को मुहैया कराई गई हैं। आज हमास ने 13 इजरायलियों को छोड़ा है। तो देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी खबर। आज रिहा होगा बंधकों का तीसरा ग्रुप। इजराइल में इन बंधकों के परिवार वाले बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, बंधकों को लेकर अमेरिका चिंतित है। अमेरिकी बंधकों को नहीं छोड़ रहा हमास। आज 2 अमेरिकी महिलाओं के छूटने की उम्मीद है। 4 साल के अमेरिकी बच्ची के छूटने की भी उम्मीद है। तो अमेरिकी बंधकों की रिहाई में हो रही देरी पर जो सवाल उठ रहे हैं, आइए जल्दी से उन पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त चिंता में नजर आ रहा है अपने बंधकों को लेकर। अमेरिकी बंधक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, यह क्यों कहा जा रहा है? अमेरिकी बंधकों की रिहाई में देरी क्यों हो रही है, यह अहम सवाल है। क्या हमास ईरान के निर्देश पर चल रहा है? आदेश ईरान से दिए जा रहे हैं क्या हमास अमेरिकी बंधकों पर कोई नई डील करेगा? क्या इजराइल के मददगारों पर यह दबाव की रणनीति काम कर रही है? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और संजय सोय साहब, यह मुमकिन भी है क्योंकि जो कुछ भी हमास की तरफ से किया जा रहा है, जो कुछ भी हिजबुल्लाह कर रहा है, और यहां तक कि जो कुछ भी हूती विद्रोही कर रहे हैं, दिमाग तो ईरान का ही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि इस समय में वाकई में अमेरिका के लिए काफ़ी टेंशन है, क्योंकि अमेरिका ने काफ़ी प्रेशर डाला है इस डील को ब्रोकर करने के लिए। कतार के साथ मिलकर डील को, होस्टेजेस को छुड़वाने की बात हुई है। बल्कि आप देखिए, जो कल जिस प्रकार से जब देरी हो रही थी, तो मुझे तब भी बाइडेन और कतार की बातचीत हो रही, यानी कि कितना दुनिया के, पूरी दुनिया में इस चीज़ की
चर्चा है, पूरी दुनिया में इस चीज़ की टेंशन है, 40 देशों के बंधक वहाँ पर हैं, तो नेचुरली सभी देश इन्वॉल्व है। और जब इजराइल भड़का हुआ था समीर, मुझे वो बात याद आ रही थी कि कई बार हम छोटे थे, गली में कोई दादा टाइप होता था और छोटा सा कोई बंदा थोड़ा सा उल्टा सीधे काम कर दो, कहते नहीं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं पीटूंगा, फिर 2-3 लोग रोकते थे, क्या भाई छोड़ दे, इसे मना दूंगा। तो वही उसी तरह की बात लग रही थी कि इजराइल भड़का हुआ तो कि मैं ठोकूंगा इसको, और तब अमेरिका, कतार, बाकी लोग कह रहे भाई रुक जरा, थोड़े से आपसे छुड़वाते हैं बंधक। बड़ी बात आप कह रहे हैं सोहेल साहब। अतुल जी, एक छोटा सा रिएक्शन ये कि क्या ये गेम चेंजर है, हमास जानबूझकर कर रहा है, अमेरिकी बंधकों को नहीं छोड़ रहा, एक छोटा सा रिएक्शन। अमेरिकी बंधक जहाँ तक हैं उसका वो एक ट्रम्प कार्ड है उसके पास, तो वो जब तक वो ट्रम्प कार्ड जितनी देर तक अपने पास रख सकता है वो रखेगा, क्योंकि उसी से मैक्सिमम उसको जितना इस डील में से निकालना है उसको उसी डील में से निकलेगा। अमेरिका एक सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका एक इस पूरी डील में जैसे बताया गया है कि उसी ने ब्रोकर करवाई है ये डील, उसी ने इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला है, तो वो उसके लिए बहुत अहमियत बंधक एक तरह से ट्रम्प कार्ड है हमास के लिए। बड़ी बात आपने बताई। एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, गाजा जंग को लेकर लंदन में मार्च हुआ है। जी हाँ, लंदन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हजारों लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में स्थायी युद्ध विराम की मांग की है, यानी परमानेंट सीज फायर होना चाहिए, ये मांग की गई है लंदन की सड़कों पर। और इस बीच वेस्ट बैंक में भी जबरदस्त हलचल नजर आ रही है। वेस्ट बैंक के रामल्ला में लोगों ने एक जुलूस निकाला, कैदियों की रिहाई को लेकर खुशी का इजहार किया गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, वेस्ट बैंक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओफर जेल के पास लोगों ने नारेबाजी भी की है। तमाम जो फिलिस्तीनी कैदी सालों से इजराइल की जेलों में बंद थे, उनकी रिहाई मुमकिन हो पाई है, और इसको लेकर वेस्ट बैंक में लोग जुलूस निकालकर खुशी का इजहार करते नजर आए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अब वेस्ट बैंक में अस्पतालों की घेरेबंदी हो रही है। 2 अस्पतालों को आईडीएफ ने घेर लिया है। वेस्ट बैंक में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब अस्पतालों में ड्यूटी से रोकने का भी आरोप लग रहा है। तो अब जो ऐसा लग रहा है कि जो ऑपरेशन है वो वेस्ट बैंक शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आइए देखते हैं कि वेस्ट बैंक के अस्पतालों में कार्रवाई को लेकर क्या डिटेल, क्या नई जानकारियां सामने आई हैं। यह बड़ा ऑपरेशन अब वेस्ट बैंक में शुरू हो गया है। जैसा थोड़े दिनों पहले हम गाजा में देख रहे थे, क्या ऐसा है क्या? अब टारगेट पर वेस्ट बैंक के हॉस्पिटल्स, जेनिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इब्न सिना हॉस्पिटल, दोनों अस्पतालों में रूटीन काम रोका जा रहा है। अस्पताल में जो इलाज चल रहा था इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टीम को भी यहां तक कि रोक दिया गया है। जी हाँ, घायलों और गंभीर बीमारों को भी इलाज नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। सख्ती की वजह से एम्बुलेंस जो है वो सेवा भी प्रभावित हो रही है। संजय सोई सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब ये जो ऑपरेशन है, आपको लगता है जैसे पहले अल शिफा अस्पताल में जिस तरह का ऑपरेशन चलाया गया आईडीएफ के जरिए, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि ये ऑपरेशन वहां पर भी आशंकाओं के तहत अब वेस्ट बैंक में होगा? देखिए निधि, मैं ये मानता हूँ, देखिए मुझे बड़ा अफसोस होता है जब इस तरह की बातें आती हैं कि हॉस्पिटल पर आईसीयू में मरीजों को उनको इलाज मिलने से रोका जा रहा है, एम्बुलेंस रोक के घायल को नीचे उतारा जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं। एक तो क्या आईडीएफ को इतना डर है कि यहाँ पर भी हथियार हो सकते हैं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स हैं, पहले हथियार रहे हैं, उसके अंदर मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, उनके द्वारा हथियार भेजे जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं ये मानता हूँ कि आप सर्च करें लेकिन इनके इलाज का अरेंजमेंट करें, मैं ये मानता हूँ। देखिए भारतीय सेना भी ऑपरेशन करती रही है कश्मीर में या कई जगह पे जहाँ भी हुआ है, लेकिन हमने कभी इस तरह का काम नहीं किया। जरूरत पड़ी है तो मरीजों को उनका इलाज का अरेंजमेंट किया, क्योंकि मरीज है, वो सिविलियन मरीज है, वो कोई वॉर क्रिमिनल नहीं है। और उसके बाद अगर सोल्जर भी एक इंजर्ड होता है दूसरे देश का, उसका भी इलाज करवाना। भारतीय सेना ने न जाने कितने बड़े बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिए। कभी इस तरह के आरोप भारतीय सेना पर नहीं लगे जो आज हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं जो आईडीएफ कर रही। नहीं, बिल्कुल यही बात है। यहाँ कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा इन्हें कि किस प्रकार से क्या किया जाए। सर्च करें, मैं ये मानता हूँ, सर्च के लिए कोई नहीं रोके अगर उन्हें खबर मिली है, इंटेलिजेंस मिली है, लेकिन मरीजों का और जो क्रिटिकल मरीज हैं उनका अरेंजमेंट फिर उनको करना चाहिए। समीर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और इस बीच एक अहम खबर, दक्षिण से उत्तरी गाजा लौट रहे हैं लोग।
सीज फायर से कुछ वक्त के लिए राहत मिली है। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा को करा लिया था खाली, अब वापस नॉर्थ गाजा जाने से मना कर रही है आईडीएफ। देखिए ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि नॉर्थ गाजा से सभी लोग साउथ गाजा शिफ्ट कर गए थे और अब जब युद्ध विराम हुआ है तो वो नॉर्थ गाजा वापस लौट रहे हैं और आईडीएफ मना कर रही है। और एक और बड़ी खबर, जेनिन शिविर में घर में लगी आग, इजरायली सेना पर बमबारी का आरोप लगा है। बमबारी के बाद घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब आपको दिखाते हैं यूरोपीय देशों में तूफान के कहर की कुछ तस्वीरें। ये देखिए पहली बड़ी खबर इटली से। इटली में भी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। टर्मोली इलाके में उठा जल बवंडर। ये तस्वीरें देखिए, हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई हैं टर्मोली इलाके से, जहां पर जल बवंडर उठा। कई यूरोपीय देशों में सियारन तूफान का ये असर है। हमने आपको इटली की तस्वीरें दिखाई, अब तुर्की की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर भी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। मुगला इलाके में उठा भारी बवंडर, यहां की भी तस्वीरें हिला देने वाली है। देखिए पूरा आसमान इस बवंडर से भर गया है। ये मुगला इलाका है तुर्की का, जहां पर बवंडर आया है और बवंडर की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। और अहम खबर मलेशिया से है। मलेशिया में तेज बारिश के बाद भीषण बाढ़ आ गई है कई इलाकों में। पहांग के बेंटोंग इलाके में भारी बारिश हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। मलेशिया का ये इलाका किस तरह से इस वक्त बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। शहरी इलाकों में भी बारिश से हालात बहुत खराब हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो तीन तस्वीरें एक साथ अब आपको दिखा रहे हैं, इटली, तुर्की और मलेशिया की, कि किस तरह से प्राकृतिक कहर बरपा है इन तीनों ही देशों में और यहाँ पर किस तरह से आपदाएं लोगों को प्रभावित कर रही हैं। और मलेशिया के बाद एक खबर सोमालिया की। सोमालिया में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। बाढ़ से सोमालिया में 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। सेंट्रल सोमालिया शहर में भीषण बाढ़ आई हुई है। सेंट्रल सोमाली शहर के कई इलाके देखिए कैसे जलमग्न हो गए।